नमस्कार। आज हम भारत के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानेंगे, विशेषतया भूमि, जल और वन संसाधन। उसके पहले हमें यह जानना है कि संसाधन क्या चीज होती है। संसाधन में उन सब वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो मानव के भौतिक पर्यावरण में मौजूद हैं और जिन पर वह किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्भर करता है। इस व्यापक रूप में परिभाषित करने पर संसाधनों में भूमि भी शामिल की जाएगी, जिस पर मानव न केवल रहता है बल्कि खेती और अन्य आर्थिक क्रियाएं भी करता है। अल्पविकसित देशों में जहां कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है, जिस प्राकृतिक संसाधन का सबसे अधिक उपयोग होता है वह है भूमि। इसके अलावा हजारों वर्षों से वन और पशु ऐसे संसाधन है जिनका प्रयोग मानव करता आया है, परंतु खनिज पदार्थ और ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस और यूरेनियम धरती की सतह के नीचे दबे पड़े थे और मनुष्य को काफी समय तक न तो उनके बारे में कोई जानकारी थी, न ही वह उनका उपयोग जानता था। जैसे जैसे ज्ञान का प्रसार हुआ और मानव की प्रकृति के बारे में जानकारी बढ़ी, उसे अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का महत्व पता लगने लगा। मानव के इतिहास में यह महत्वपूर्ण घटना थी। ऊर्जा के आधुनिक साधनों की खोज ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। प्राकृतिक संसाधनों में सतही जल और भूमिगत जल, ये सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि यह मानव, पशु और पौधों के जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। उपभोग के लिए जल का उपयोग मानव आदिकाल से ही करता आ रहा है, परंतु इस जल में ऊर्जा का स्रोत छिपा हुआ है। इसकी जानकारी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक नहीं थी। अभी भी सौर ऊर्जा के बारे में हमारी जानकारी सीमित है और उसका उपयोग हम उसकी संभावना की तुलना में बहुत कम कर पा रहे हैं। इस आज के लेक्चर में हम भारत के भूमि संसाधन, उनका उपयोग और कृषि में भूमि उपयोग का ढांचे के बारे में जानेंगे। भारत के जल संसाधन और राष्ट्रीय जल नीति के बारे में जानेंगे और भारत के वन संसाधन और राष्ट्रीय वन नीति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम भूमि संसाधन की बात करते हैं। सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानव तथा अन्य जीव जंतु इस पर निवास करते हैं। खेती और कारखानों की स्थापना भी भूमि पर ही होती है। सड़क और रेल यातायात तथा नहरें और जलाशय भी भूमि पर बनाए जाते हैं। वन संपदा को बढ़ाने और पशुपालन के लिए चरागाहों का विकास करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। स्पष्ट है कि उबड़ खाबड़, बंजर, दलदली और रेतीली भूमि अधिक उपयोगी नहीं होती, अतः किसी देश के क्षेत्रफल के आधार पर ही उस देश में आर्थिक दृष्टि से उपयोगी भूमि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए देश में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली मिट्टी और उनकी उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊपन और भूमि के संबंध में जानकारी जरूरी होती है। भारत में भूमि का क्षेत्रफल और उपयोग कैसे होता है? भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का में भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32 करोड़ 87 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 30 करोड़ 59 लाख हेक्टेयर अर्थात 93% क्षेत्र के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। शेष क्षेत्र जिसका सर्वेक्षण नहीं हो सका है, संभवतः आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। वनों के अधीन 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जो रिपोर्टेड क्षेत्रफल का 21.3% है। राष्ट्रीय वन नीति प्रस्ताव 1952 या नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिजोल्यूशन 1952 में वनों के अधीन क्षेत्र का जो लक्ष्य रखा गया था वह उससे काफी कम है। इस नीति प्रस्ताव में यह कहा गया था कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अधीन क्षेत्र लगभग 1/3 होना चाहिए। इस लक्ष्य को 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में अनुमोदित किया गया। इस लक्ष्य को स्वीकार किए हुए 60 वर्ष हो गए, परंतु अभी तक हम इसके बहुत दूर हैं। इस समय लगभग 4.37 या 4.37 करोड़ हेक्टेयर भूमि खेती के लिए उपलब्ध नहीं है। इस वर्ग में 2 प्रकार की भूमि शामिल है। पहला, ऐसी भूमि जो गैर कृषि उद्देश्यों के लिए काम में लाई जाती है,
और दूसरा ऊसर और अकृषि भूमि। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास करती है और शहरीकरण की गति तेज होती है, वैसे वैसे गैर कृषि उद्योगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि बढ़ती है। समय के साथ साथ ऊसर और अकृषि भूमि कम हुई है। जैसे जैसे भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा है और भूमि को कृषि योग्य बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिनसे कुछ अकृषि भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। परंतु ऊसर अकृषि भूमि की कमी का मुख्य कारण यह है कि उससे गैर कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने लगा है। पिछले 3 दशकों में परती भूमि में थोड़ी कमी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम होता है, परती भूमि में और कमी करना उपयुक्त नहीं है। जहां तक बेकार पड़ी कृषि भूमि का सवाल है, उसमें काफी कमी दिखाई देती है। 1951 में 2 करोड़ 3 लाख हेक्टेयर बेकार पड़ी कृषि भूमि थी, जो लगभग अब 1 करोड़ 26 लाख हेक्टेयर रह गई है। स्पेशलिस्ट कहते हैं कि बेहतर आयोजन द्वारा इसमें और कमी की जा सकती है। स्थायी चरागाहों और अन्य चराई भूमि के अंतर्गत 1950-51 में 67 लाख हेक्टेयर भूमि थी, जो बढ़ते बढ़ते 1965-66 तक 1 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई। तत्पश्चात इसमें कमी हुई और अब लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि इसके अंतर्गत आती है। 1965-66 के बाद स्थायी चरागाहों व अन्य चराई भूमि में होने वाली कमी संभवतः और अधिक भूमि को कृषि अधीन लाने के कारण हुई है। योजना काल में कृषि के अधीन भूमि में काफी वृद्धि हुई है। 1950 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 11 करोड़ 87 लाख हेक्टेयर था, जो 2012-13 में बढ़कर 14 करोड़ 8 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। इसी अवधि में सिंचाई की सुविधाओं का भी विस्तार हुआ, जिससे एक से अधिक फसलें उगाए जाने वाला क्षेत्र 1 करोड़ 31 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 5 करोड़ 45 लाख हेक्टेयर हो गया। भविष्य में और अधिक भूमि को कृषि अधीन लाने के आसार नजर नहीं आते। इसलिए उस भूमि पर जहां फिलहाल एक ही फसल उगाई जाती है, ऐसे प्रयास करने होंगे कि एक से अधिक फसलें उगाई जा सकें। स्पष्ट है, ऐसा तभी हो सकेगा जब फिलहाल असिंचित भूमि पर सिंचाई की व्यापक सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाए। भारत में भूमि के उपयोग का ढांचा अव्यवहार्य है। यद्यपि भारत ने 1951 में योजनाबद्ध विकास पद्धति को अपनाया था, लेकिन भूमि उपयोग के संबंध में आज तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। भूमि उपयोग का मौजूदा ढांचा पिछली कुछ सदियों में जनसंख्या के दबाव अधीन अपने आप विकसित हुआ है। एक पिछड़ी हुई कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था में जहां शोषणकारी भूमि संबंधों के कारण उत्पादक शक्तियों का विकास न हो पा रहा हो, यह स्वाभाविक ही है कि वनों का सफाया करके और ज्यादा भूमि को कृषि के अधीन लाने के प्रयास किए जाएंगे, चाहे इससे पर्यावरण का संतुलन क्यों ना बिगड़ जाए। यह स्थिति भारत में थी। जिन लोगों ने पर्यावरण के संतुलन को नुकसान पहुंचाया, वे या तो अपनी नीतियों के दुष्प्रभावों से परिचित नहीं थे, या फिर वे बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिए वनों का सफाया करने के लिए विवश थे। भविष्य में भी बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्नों की मांग लगातार बढ़ती रहेगी, इसलिए कृषि के अधीन और अधिक भूमि लाने का दबाव बना रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भूमि के उपयोग के संबंध में उचित आयोजन करने की आवश्यकता है। इस मान्यता के आधार पर कि अगले 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि की दर कम नहीं होगी, 2020 ईस्वी में 50 करोड़ हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता आंकी गई है। जनसंख्या वृद्धि की दर में थोड़ी कमी होने के कारण यदि इस संबंध में अधिक आशावादी दृष्टिकोण लिया जाए, तो भी 2020 में भूमि की मांग लगभग 45 करोड़ हेक्टेयर होगी। स्पष्ट है, भारत इस पैमाने पर भूमि की मांग को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 32 करोड़ 87 लाख हेक्टेयर है। इस आधार पर यह मत व्यक्त किया जाता है कि भारत में भूमि का ढांचा अव्यवहार्य है या इनवायबल। यूरोप के अधिकतर देशों और अमेरिका की तुलना में भारत में कृषि अधीन भूमि का कुल उपलब्ध भूमि से अनुपात बहुत अधिक है। अन्य देशों में भूमि के इतने ज्यादा अनुपात पर खेती नहीं की जाती। गैर कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि की आवश्यकता को देखते हुए और पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब और ज्यादा भूमि को कृषि के अधीन लाना उपयुक्त नहीं है। इसीलिए उसी भूमि पर
एक से अधिक फसलें उगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह वांछनीय भी है और संभव भी। यह वांछनीय इसलिए है क्योंकि बहु फसलें या मल्टीपल क्रॉपिंग से भूमि साधनों का अनुकूलतम प्रयोग हो सकेगा। क्योंकि भूमि साधन सीमित हैं, इसलिए वे सब नीतियां जो इनका अनुकूलतम प्रयोग कर सकें वांछनीय हैं। यह संभव इसलिए है क्योंकि जल साधन देश में इतने हैं कि सिंचाई सुविधाएं कुल 13 करोड़ 99 लाख हेक्टेयर भूमि तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसके विपरीत 2010-11 में 8 करोड़ 94 लाख हेक्टेयर भूमि को ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकी थी, जो संभाव्य का केवल 63.9% था। इसलिए न केवल इस बात की आवश्यकता है कि सिंचाई सुविधाओं का प्रसार किया जाए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि जल का उचित प्रबंधन और नियमन किया जाए ताकि संपूर्ण सिंचित क्षेत्रों में दोहरी फसल उगाई जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति होने से कुल कृषित भूमि 25 करोड़ 86 लाख हेक्टेयर हो जाएगी, जो वांछनीय कृषि अधीन भूमि की उच्चतम सीमा है। इतना होने पर भी मौजूदा उत्पादकता स्तर पर यह भूमि खाद्यान्नों व अन्य कृषि वस्तुओं की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाएगी। इसलिए कृषि नीति का एक मुख्य उद्देश्य उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना होना चाहिए, जो अपने आप में काफी कठिन कार्य है। वर्तमान में शुद्ध कृषित भूमि या नेट कल्टीवेटेड लैंड का लगभग 10वां हिस्सा चालू प्रति भूमि के रूप में पड़ा है। उपलब्ध खेती की तकनीकों के आधार पर इसमें और कमी करने की गुंजाइश नहीं है। जहां तक चरागाहों के लिए भूमि की आवश्यकता है, आगे आने वाले वर्षों में इनकी मांग बढ़ेगी क्योंकि पशुधन की आपूर्ति बढ़ने की संभावना है। इस मांग को पूरा करने के लिए अकृषित भूमि या अनकल्टिवेटेड लैंड को इस्तेमाल में लाना होगा। इसके अलावा दोहरे उद्देश्य वाली ऐसी फसलों का उत्पादन भी बढ़ाना होगा जो पशुओं के लिए चारा उप उत्पाद के रूप में प्रदान करती हैं। पर्यावरण में संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए वनों के अधीन और भूमि को लाना होगा। वनों का विस्तार करने के लिए ऊसर और बेकार पड़ी अकृषि भूमि को उपयोग में लाना होगा। गैर कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि की मांग को इस प्रकार पूरा करना होगा जिससे ना तो कृषि अधीन भूमि कम हो, ना ही चरागाहों के अधीन भूमि कम हो। इस प्रकार भूमि उपयोग ढांचा विकसित करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन आयोजन की आवश्यकता है। भारत में भू संसाधनों के उचित प्रबंधन और रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका तेजी से ह्रास हुआ है या उनमें तेजी से इरोजन या भूक्षरण हुआ है। भारत में 50.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। इनमें से 17.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो पर्यावरण समस्याओं से ग्रस्त है। जल और वायु से होने वाले क्षरण लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि को नुकसान पहुंचा रहा है और यह तथ्य देश के सस्टेनेबल विकास या जो धारणक्षम विकास या संपोष्य विकास कहते हैं, उसके लिए गंभीर खतरा बन गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को उस तरह से पूरा करना ताकि अगली आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधनों की कमी ना हो। तो ये पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास या धारणक्षम विकास, इसको हिंदी में कई नामों से पुकारा जाता है, इस धारणा को प्रकाश में लाया गया। भूक्षरण की समस्या का विश्लेषण 1972 में एक अध्ययन में किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार जल क्षरण के कारण भूमि की ऊपरी मिट्टी की परत की वार्षिक हानि 600 करोड़ टन है। मुख्य पौष्टिक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के रूप में यह हानि लगभग 700 करोड़ रुपए थी। तब से लेकर आज तक भूक्षरण में वृद्धि हुई है तथा उर्वरकों की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए जल क्षरण के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि और भी ज्यादा होगी। बाढ़ पर राष्ट्रीय कमीशन की रिपोर्ट 1980 के अनुसार 1971 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 2 करोड़ हेक्टेयर था। 1980 में यह बढ़कर
4 करोड़ हेक्टेयर हो गया। और इसी प्रकार 10 वर्षों के अंदर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% वृद्धि हुई। भूक्षरण के कारण जलाशयों और तालाबों की तह में मिट्टी भर जाती है। इससे होने वाली हानि का अनुमान नहीं लगाया गया है, परंतु इन परियोजनाओं में किए गए व्यापक निवेश को देखते हुए यह हानि काफी अधिक होनी चाहिए। बहुउद्देशीय बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में यह समस्या गंभीर है, क्योंकि मिट्टी भरने से इनकी सिंचाई संभाव्य में लगातार गिरावट हो रही है। इसके अलावा जल एकत्रण के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में समय के साथ सिंचाई सुविधाओं के काफी कम हो जाने का खतरा है। जलाक्रांति या वाटर लॉगिंग तथा उसके परिणाम स्वरूप सिंचित क्षेत्रों में होने वाले खारेपन से हमारी कृषि भूमि को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जलाक्रांति मतलब वाटर लॉगिंग, इसका मतलब होता है एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाना, और खारापन से 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुरा असर पड़ रहा है। नहरों से सिंचाई के अतिरिक्त प्राकृतिक जल निकास व्यवस्था में और कई बाधाएं हैं, जैसे सड़कें, रेल की पटरियां, बाढ़ नियंत्रक बांध आदि। क्योंकि जलाक्रांति मिट्टी के लिए एक गंभीर खतरा है, इसलिए जल निकास की उचित व्यवस्था करना और अन्य उपयुक्त कदम उठाना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार अब तक भूमि संसाधनों के ह्रास को रोकने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है, और जब तक यह व्यवस्था नहीं की जाती, कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव बना रहेगा। इस संबंध में बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत है, परंतु देश के कृषि भविष्य में यदि सुधार करना है तो इन प्रयासों की अनदेखी नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि इन प्रयासों से तुरंत कोई परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। वस्तुतः भूमि के और अधिक ह्रास को रोकने में कई वर्ष लग जाएंगे। जब तक इस प्रक्रिया को उलटने में सफलता नहीं मिलती, भूमि की क्षति होती रहेगी। इसलिए इस समस्या को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब हम भूमि संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन या मृदा संरक्षण की बात करते हैं। भूक्षरण की समस्या से निपटने के लिए भूमि उपयोग, वन रोपण, बांध बनाने इत्यादि नीतियों को बनाने और उन्हें उचित दिशा देने की जरूरत है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश में भूमि संरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। इसलिए 1953 में सरकार ने केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना की। प्रत्येक राज्य में भी इस प्रकार के बोर्ड स्थापित किए गए। भूमि संरक्षण के अंतर्गत बांध बनाने, नदियों के कैचमेंट एरिया या श्रवण क्षेत्र में वन रोपण, खारी और ऊसर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने, तंग घाटियों व खड्डों के प्रसार को रोकने और तंग घाटियों को फिर कृषि योग्य बनाने तथा मरुस्थल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में वन रोपण करने जैसे कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। भारत में लगभग 5.5 करोड़ से 6 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पर किसी भी हालत में सिंचाई सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती। इस भूमि पर बांध बनाकर वर्षा के जल को एकत्रित करके तथा झाड़ियों इत्यादि को साफ करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाना होगा। बाढ़ पर नियंत्रण के लिए, भूमि के क्षरण को रोकने के लिए तथा भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए नदियों के श्रवण क्षेत्रों में वन रोपण करना आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों और नहरों के किनारों पर पौधे और पेड़ लगाना जरूरी है ताकि तटों का क्षरण न हो पाए। सिंचित भूमि के ह्रास का मुख्य कारण है भूमि के नीचे जल के स्तर में वृद्धि, खारी और क्षारीय भूमि में वृद्धि और जलाक्रांति। इन समस्याओं के निदान के लिए जलाक्रांति या वाटर लॉगिंग या पानी के इकट्ठा हो जाने की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में उचित जल निकास व्यवस्था करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त खारी और क्षारीय भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करना जरूरी है। यमुना, चंबल, माही और कई अन्य नदियों के साथ लगे बड़े क्षेत्रों में तंग घाटियां और खड्डे बन गए हैं। इस भूमि को दोबारा कृषि योग्य बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों को काटने से, अत्यधिक चराई से और भूमि के गलत प्रयोग से मरुस्थल बनते हैं और भूक्षरण फैलता है। इन क्षेत्रों में वन रोपण तथा चरागाह विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है
ताकि और भूक्षरण को रोका जा सके। मैदानी इलाकों में इन कार्यक्रमों की मदद से मरुस्थलों का प्रसार रोका जा सकता है। जल संसाधनों के बारे में बात करते हैं। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% और वो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% यानी 17.5% है, किंतु विश्व के कुल जल संसाधनों में भारत का हिस्सा मात्र 4% है। भारत में जल की मांग 2010 में 656 बिलियन क्यूबिक मीटर या बीसीएम से बढ़कर 250 में 1069 या 1069 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2010 में जल के लिए कुल मांग में सिंचाई का हिस्सा 85%, उद्योग का हिस्सा 6%, घरेलू उपयोगों का हिस्सा 6% और ऊर्जा का हिस्सा 3% था। 2010 से 50 की अवधि में गैर सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की मांग में तेज वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू क्षेत्र में 2.6 गुना, ऊर्जा क्षेत्र में 3.7 गुना तथा उद्योग क्षेत्र में 2.2 गुना वृद्धि का अनुमान है। ये सब तथ्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारत में जल संसाधनों के विकास, संरक्षण तथा अनुकूलतम प्रयोग करने की नितांत आवश्यकता है। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है तथा जल परियोजनाओं के प्रति एक एकीकृत और बहुआयामी नीति के प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन पर जोर दिया है। अब जल संसाधनों का पोटेंशियल या जल संसाधनों में संभावना क्या है? भारत में औसत वास्तविक जल उपलब्धि 1896 बिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई है। इसमें कुल उपभोग योग्य यूटिलाइजेबल जल संसाधन लगभग 1123 बीसीएम है। कुल उपयोग योग्य जल संसाधन दो हिस्सों में विभक्त है। पहला है सतही जल, सरफेस वाटर, और दूसरा भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर। इस देश में सरफेस वाटर रिसोर्स या सतही जल संसाधन या भूपृष्ठ जल संसाधन 690 बीसीएम और भूमिगत जल संसाधन 433 बीसीएम आंके गए हैं। योजना अवधि में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में लगातार तेजी से गिरावट हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य व कृषि संगठन के अनुसार एक वर्ष में प्रति व्यक्ति 2000 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम जल की उपलब्धि की स्थिति जल की कमी स्थिति है, जबकि एक वर्ष में प्रति व्यक्ति 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम जल की उपलब्धि की स्थिति जल दुर्लभता या जल अभाव या वाटर स्कार्सिटी की स्थिति है। भारत में 1951 में 2010 के बीच जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि होने के कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 1951 में 5177 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम होकर 2010 में मात्र 1588 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गई। इस कारण अब भारत में समष्टिगत रूप में देखें तो जल की कमी की स्थिति आ गई है। स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर स्थिति और खराब है। स्थानीय स्तरों पर जल की कमी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी जल की कमी और व्यापक रूप से क्षेत्रीय स्तरों पर महसूस की जाएगी। भारत कुल मिलाकर 20 नदी थालों या रिवर बेसिन्स में विभाजित है। इसमें से 14 नदी थालों में जल की कमी है और इन 14 नदी थालों में से 10 नदी थालों में जल की दुर्लभता या अभाव है। यह एक शोचनीय स्थिति है और इस बात को बताती है कि समय के साथ जल संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल की बहुत ज्यादा जरूरत है। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में गिरावट होने से और विभिन्न नदी थालों में जल उपलब्धि में व्यापक अंतरों के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच कई बार झगड़े उठ खड़े हुए हैं और जो सामाजिक शांति के लिए खतरा बन सकते हैं। जल संसाधन समूह के अनुसार यदि जल के लिए वर्तमान स्तर पर मांग भविष्य में भी बनी रहती है तो 2030 तक आते आते लगभग आधी मांग की पूर्ति भी नहीं की जा सकेगी। अब हम सरफेस वाटर की बात अगर करें तो भारत के जल संसाधन काफी हैं, किंतु जल के विभिन्न पहलुओं से संबंधित व्यापक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
BS नाग और GN कट कटपालिया ने कृषि के राष्ट्रीय कमीशन के लिए भारत के जल संसाधनों का अनुमान लगाया है। इनके अनुसार पूरे देश में वार्षिक वर्षा से लगभग 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल प्राप्त होता है। इसमें से लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल तुरंत वाष्पीकरण के कारण खत्म हो जाता है और 21.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल मिट्टी में रिस रिस कर भूमिगत जल का हिस्सा बनता है। इस प्रकार 11.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल बचता है जो विभिन्न नदियों इत्यादि में बचता है और सरफेस जल का हिस्सा बनता है। परंतु स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी, जल बहाव की विशेषताओं, मिट्टी की किस्म और जलवायु के कारण पूरा जो सरफेस वाटर का उपयोग संभव नहीं होता है। 1974 में भूपृष्ठ जल या सरफेस वाटर का उपयोग लगभग 2.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर आंका गया था। संभावना है कि वर्ष 2025 तक बढ़कर यह 7 करोड़ हेक्टेयर मीटर हो जाएगा। ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें तो वर्ष भर में जो 21.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल रिस रिस कर भूमि के भीतर चला जाता है, उसमें से लगभग 65% भूमि की ऊपरी तहों में समा जाता है। इसके कारण मिट्टी में नमी आती है जो पेड़ पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। बाकी का 45% भूमि छिद्रों के माध्यम से और नीचे चला जाता है और भूमिगत जल संसाधनों में वार्षिक वृद्धि का कारण बनता है। कुल भूमिगत जल भंडार का अनुमान नहीं लगाया जा सका है, परंतु विशेषज्ञों के अनुसार यह उससे कई गुना अधिक होगा जो प्रतिवर्ष रिस रिस कर भूमि में प्रवेश करता है। 1960 के दशक में नई कृषि युक्ति को अपनाने के बाद से ट्यूबवेल के माध्यम से भूमिगत जल के उपयोग में बहुत जोर दिया गया है। वस्तुतः भारत में हरित क्रांति का आधार भूमिगत जल द्वारा सिंचाई है। 1950-51 में कुल कृषित भूमि में कुओं, जिसमें ट्यूबवेल और अन्य कुएं शामिल हैं, द्वारा की गई सिंचाई का हिस्सा 28.7% था, जो 2010-11 में बढ़कर 61.4% हो गया। भारत में जल संसाधन मंत्रालय जल संसाधनों के विकास और नियमन के लिए नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। इसमें जल संसाधन आयोजन, समन्वयन, नीति निर्देशों, परियोजनाओं का तकनीकी निरीक्षण, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सहायता की व्यवस्था और जल संसाधनों के विकास और उपयोग के लिए विदेशी सहायता को संभव बनाना आदि सम्मिलित है। अब हम अगर राष्ट्रीय जल नीति की बात करें तो 2002 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति ने जल संसाधनों के आयोजन के लिए एक ढांचा तैयार किया है। इस नीति में भूपृष्ठ जल यानी सरफेस वाटर और भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर दोनों के अनुकूलतम और सस्टेनेबल या धारणीय उपयोग के लिए जल संसाधनों के एकीकृत विकास व प्रबंधन पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय जल नीति में कहा गया है कि देश की कई नदियों में जल की प्रचुर मात्रा है और इनका यदि सही प्रयोग किया जाए तो इससे न केवल रिवर बेसिन्स या नदी थालों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, बल्कि कुछ अधिशेष भी मिल सकता है जिसका अन्य स्थानों पर प्रयोग संभव है। इस प्रकार कुल नदी थालों से जल का अंतरण उन स्थानों पर किया जा सकता है जहां जल की कमी है। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में जल को एक राष्ट्रीय संसाधन माना जाना चाहिए। किसी भी राज्य या क्षेत्र के लोगों को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे अपने नदी थालों में संपूर्ण जल आपूर्ति को अपनी संपत्ति माने। राष्ट्रीय जल नीति में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य अपने लिए एक जल नीति बनाएगा और उसे लागू करने के लिए विशिष्ट योजना अपनाएगा, जिसे ऑपरेशनल एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। लगभग आधे राज्यों में अब राज्य जल नीतियां बनाई हैं। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति 2002 के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए एक योजना बनाई है। अभी तक नदी थालों के अनुसार जल संसाधन आयोजन में कोई प्रगति नहीं हुई है और मात्र 3 बड़ी नदी थाला योजनाएं तैयार की जा सकी हैं। केंद्रीय जल कमीशन के तत्वावधान में काम कर रहे गंगा बेसिन वाटर स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन ने गंगा के जल संसाधनों के उपयोग और विकास के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है। सोन नदी कमीशन
ने सोन नदी थाल में सिंचाई और बिजली विभाग के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। इसी प्रकार की एक योजना ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और वारे थालों के लिए तैयार की है। 1982 में स्थापित राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जल संसाधनों के विभिन्न थालों में अंतरण की संभावना का पता लगा रही है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल से संबंधित मात्रात्मक, गुणात्मक और पर्यावरण संबंधी पहलुओं के एकीकरण के लिए संस्थात्मक व्यवस्था की गई है। जल संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में इस नीति में परियोजनाओं को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में लाभ भोगियों की हिस्सेदारी को विशेष महत्व दिया गया है। इस नीति में जल संसाधन क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की व्यवस्था भी की गई है। इस नीति में जल संसाधन क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान पर भी जोर दिया गया है। संसाधनों की बात करते हैं। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों में वन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, परंतु भारत में वनों के अधीन क्षेत्र ना तो पर्याप्त है, ना ही उनका उत्पादन काफी है। भारत में वनों के अधीन कुल 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जो कुल क्षेत्र का लगभग 21.3% है। देश की उष्ण कटिबंधीय जलवायु या ट्रॉपिकल क्लाइमेट और कृषि की प्रधानता को देखते हुए यह क्षेत्र अपर्याप्त है। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 हिस्से में वन होने चाहिए। इस लक्ष्य को 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में फिर से अनुमोदित किया गया। वैज्ञानिकों का मत है कि भारतीय दशाओं में पर्वतीय प्रदेश में कम से कम 60% भूमि और मैदानों में 20% भूमि पर वन होना आवश्यक है। पिछले 60 वर्षों में वनों के अंतर्गत और क्षेत्र लाने के प्रयास किए गए हैं, परंतु प्रगति असंतोषजनक है और उपलब्धियां सीमित हैं। इसके अलावा चिंता का एक और विषय यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण 1950-51 के बाद से लगभग 47 लाख हेक्टेयर वन भूमि को कृषि कार्यों, बड़ी जल परियोजनाओं, औद्योगिक बस्तियों आदि के लिए इस्तेमाल में लाया जा चुका है। परंतु 1980 में वन संरक्षण एक्ट के पारित होने से इस प्रवृत्ति पर कुछ रोक लगी है। उदाहरण के लिए जहां 1950-51 से 1979-80 के बीच वनों के अंतर्गत भूमि में से प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि इस प्रकार अन्य उपयोगों के लिए समर्पित की जा रही थी, वहां अब केवल 16,500 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष दी जा रही है। भारत के विभिन्न भागों में वनों का प्रतिशत समान नहीं है। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में केवल 11% भूमि पर वन है, जबकि मध्य क्षेत्र में 44% भू क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। वनों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 20% हिमालय तथा उसके तराई क्षेत्र में तथा 75% से अधिक प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। गंगा के मैदानों में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का 5% से भी कम पाया जाता है। पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से वनों का यह असमान वितरण भारत के लिए उचित नहीं है। जिन क्षेत्रों में वनों की कमी है, उनमें योजनाबद्ध तरीके से वृक्ष उगाने के कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है। अगर हम भारत की तुलना अन्य देशों से करें तो भी स्थिति अत्यंत शोचनीय है। उदाहरण के लिए भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र मात्र 0.064 हेक्टेयर है, जबकि विश्व औसत 0.64 हेक्टेयर है। इसके अलावा हमारे वनों की उत्पादकता केवल 1.34 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष है, जबकि विश्व औसत 2.1 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष है। लगभग 78% वन क्षेत्र भारी चराई व अन्य अनियंत्रित उपयोगों का शिकार है तथा 10 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग खेती के अधीन है। वनों से बहुत लाभ होते हैं। वनों को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वन उद्योगों की को कृषि का सहायक उद्योग मात्र स्वीकार करना ठीक नहीं है। वनों से मनुष्य को अनेक परोक्ष और प्रत्यक्ष लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ की अगर हम बात करें तो वनों का राष्ट्रीय आय में योगदान लगभग 1% है। 1 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से वन उद्योग में काम मिला हुआ है और 3 लाख अन्य व्यक्ति वनों पर पूर्ण रूप से निर्भर न होते हुए भी अपनी जीविका के लिए उस उद्योग पर आश्रित हैं। वन भारत के 3 करोड़ से भी अधिक पशुओं को चारा प्रदान करते हैं। मुख्य वन उत्पादन औद्योगिक और ईंधन लकड़ी है।
इसका उत्पादन देश में वनों के विकास का मुख्य सूचक है। वर्तमान में इमारती लकड़ी, लुगदी, माचिस उद्योग और अन्य लकड़ी पर आधारित उद्योगों की लकड़ी की मांग उत्पादन से कहीं अधिक है। ईंधन की लकड़ी आज भी ऊर्जा के उपभोग का मुख्य स्रोत है। लकड़ी पर आधारित उद्योगों को लकड़ी प्रदान करने के अलावा वनों से अनेक छोटी मोटी वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, जिन पर भारत के विभिन्न लघु उद्योग आधारित हैं। ये वस्तुएं हैं बांस, बेंत, गोंद, विरोजा, कत्था, हींग, रबड़, सिंकोना, शहद, लाख, मोम, खालें, चमड़ा रंगने का सामान, सींग, हाथी दांत, सबाई और भावर घास, बीड़ी बनाने के पत्ते इत्यादि। परोक्ष लाभ की अगर हम बात करें तो वनों से परोक्ष लाभ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वन पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं और तेज चलने वाली हवाओं को रोकते हैं। इनके प्रभाव से जलवायु सम हो जाती है और वर्षा अधिक निश्चित होती है। वर्षा काल में वन भारी मात्रा में पानी सोख लेते हैं, जिससे भूमिगत जल स्तर ऊंचा बना रहता है। ये वन भूमि कटाव को रोकते हैं क्योंकि वे पानी का बहाव रोकते हैं और बाढ़ के नियंत्रण में सहायक होते हैं, क्योंकि वे नदी नालों से बहकर आने वाली जल की धारा को नियंत्रित करते हैं। वन प्रदेश में पानी के साथ बहकर आने वाली वनस्पति जहाँ कहीं भी मिट्टी में मिल जाती है, वहाँ खाद का काम करती है। इस प्रकार वन राष्ट्र की अमूल्य संपदा है। वनों का अंधाधुंध विनाश देश के पर्यावरण में भयंकर असंतुलन पैदा कर सकता है, जिससे देश के आर्थिक जीवन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार की वन नीति और वानिकी के कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले भारत की विदेशी सरकार ने वनों के संरक्षण और विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के कारण, वनों की लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की जाती रही। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 13 मई 1952 को अपनी वन नीति घोषित की। इस वन नीति में भारत सरकार ने अपना यह निश्चय स्पष्ट किया कि इस देश के समस्त क्षेत्रफल का 1/3 भाग वनों के अधीन आच्छादित किया जाना चाहिए। पर्वतीय प्रदेशों अथवा अन्य ढलानों पर जहां मिट्टी का कटाव अधिक होता है, वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कुल भूमि का 60% होना चाहिए। मैदानों में जहां भूचरण अपेक्षाकृत कम है, वनों के अंतर्गत 20% भाग तो आ ही जाना चाहिए। इस प्रकार 1952 की वन नीति की घोषणा के 36 वर्षों के बाद भी वनों से आच्छादित भूभाग का अनुपात नहीं बढ़ सका था। अतः 1988 में घोषित वन नीति में फिर जोर देकर कहा गया कि भारत में 1/3 भूभाग पर वनों का होना जरूरी है। 1952 की वन नीति की मुख्य बातें थी: भूमि से अधिकतम उत्पादन का उद्देश्य ध्यान में रखकर उसका समुचित उपयोग करना, जलवायु तथा भौतिक दशाओं में सुधार करने के लिए वृक्षारोपण, राजस्थान में मरुस्थल के होने वाले विस्तार को नियंत्रित करना, नदियों और भूमि क्षरण को वनारोपण द्वारा रोकना, पशुओं के लिए चरागाह तथा लकड़ी प्राप्त करने के उद्देश्य से वनों को विकसित करना, इमारती और यातायात तथा उद्योगों में प्रयोग होने वाली लकड़ी की पूर्ति बढ़ाना, निजी वनों को सरकारी नियंत्रण में लाकर उनकी स्थिति में सुधार करना और 1952 की वन नीति के विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वृक्षारोपण कार्यक्रम। 1952 की वन नीति घोषित होने के बाद 3 दशकों में राज्य सरकारों ने विभिन्न वनारोपण कार्यक्रमों के अंतर्गत 34 लाख हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपित किए। वनारोपण के कार्यक्रम में ऐसे वृक्ष आरोपित करने को प्राथमिकता दी गई जो जल्दी बढ़ते हैं और जो लकड़ी पर आधारित उद्योगों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले समय में वन भूमि का उपयोग दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है, सरकार ने 1980 में वन संरक्षण एक्ट पर पास किया ताकि किसी भी संरक्षित वन को अन्य प्रकार के वनों में परिवर्तित न किया जा सके, न ही केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन क्षेत्र का प्रयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके। इस प्रकार की स्थितियों पर गौर करने के लिए एक सलाहकार समिति भी गठित की गई है। 1988 में वन नीति में
के मुख्य उद्देश्य हैं पर्यावरण में संतुलन और स्थिरता बनाए रखना, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, नदियों, झीलों, जलाशयों के कैचमेंट एरिया या आवाह क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव और वनस्पति को नष्ट होने से रोकना, राजस्थान और समुद्र तटीय प्रदेशों में बालू के टीलों के विस्तार को रोकना, बड़े पैमाने पर वनारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के द्वारा वनों का विस्तार करना, ग्रामीण लोगों और आदिवासियों की ईंधन की लकड़ी, चारा और वनों के दूसरे छोटे उत्पाद संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उपाय करना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता को बढ़ाना, वन उत्पादों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना, लकड़ी का अनुकूलतम प्रतिस्थापन करना और विद्यमान वनों पर दबाव कम करने और वन नीति को के उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक जन आंदोलन तैयार करना जिसमें स्त्रियों की भागीदारी हो। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसी वन नीति के अनुरूप वनारोपण कार्यक्रम अपनाया गया और 9वीं पंचवर्षीय योजना में वृक्षों और उनके बीजों में सुधार, वनों की लकड़ी के अतिरिक्त अन्य उत्पादों के विकास, कृषि वानिकी और लकड़ी की स्थानापन्न वस्तुओं की खोज पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। अगस्त 1992 में नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड NAEB की स्थापना की गई ताकि वन रोपण, वृक्ष लगाने और पर्यावरण संवारने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके। NAEB निम्नलिखित 3 योजनाएं चला रहा है। राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम, दूसरा NAEB योजना, नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड की योजना। इस योजना के मुख्य हिस्से हैं भारत को हरा भरा बनाने के लिए अनुदान, क्षेत्रीय केंद्रों को सहायता और समर्थन और निरीक्षण और मूल्यांकन। इको डेवलपमेंट वन योजनाएं, वनों का सर्वेक्षण और सीमांकन, वनों की सुरक्षा के लिए आधारित संरचना को मजबूत करने और वनों में लगने वाली आग को काबू करने और उसके नियमन के लिए एकीकृत वन सुरक्षा योजना तैयार की गई है, जिसमें 10वीं योजना में देश के सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वनों के अधीन क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 5% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। इसे प्राप्त करने के लिए 2012 तक 1 करोड़ 60 लाख अतिरिक्त भूमि को वन अधीन क्षेत्र में लाना जरूरी था, परंतु वास्तविक उपलब्धि 50 लाख हेक्टेयर से अधिक नहीं रही। वानिकी के क्षेत्र में 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4 लक्ष्य रखे गए। ग्रीन इंडिया मिशन के अधीन 50 लाख हेक्टेयर भूमि को हरा भरा करना, दूसरा वनों के अधीन क्षेत्र के प्रौद्योगिकी आधारित पर्यवेक्षण के लिए समय समय पर जैविक विभिन्नता के अनुमान और बढ़ते स्टॉक के मूल्यांकन के लिए तथा अनुसंधान व सार्वजनिक आधार पर 2015 तक वेब आधारित राष्ट्रीय वानिकी और पर्यावरण सूचना प्रणाली के निर्माण के लिए 2017 तक समर्पित उपग्रह की व्यवस्था करना और सभी संयुक्त वन प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ग्रीन पहरेदारों या विलेज ग्रीन गार्ड्स को नियुक्त करना और सभी वन क्षेत्रों में वानिकी बीज बैंक और प्रत्येक जिले में मॉडल नर्सरी की स्थापना करना और इस संबंध में उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराना।